Assalamualaikum. So here we are to start our class. और लास्ट टाइम हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लेते हुए टॉपिक पहला किया था विच वाज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और उसे कंप्लीट किया था हर एस्पेक्ट से मुराद ये कि उसकी सारी चीज़ें पढ़नी थी, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब उसके बाद हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि वी शुड स्टार्ट दी ऑर्गेनिक, और द प्राइम रीज़न इज कि सेकेंड ईयर में जो चीज़ें हैं उसमें ये ज़रा कॉन्सेप्चुअल है, और अब अगले दिनों में हम जिस तरह से तवज्जो और रेगुलरली क्लासेस लेंगे तो अच्छा है वो टॉपिक कवर हो जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा है, यानी जो समझाने का है। और अगर जब हमें ज़रा जल्दी रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें तो वो चीज़ें कवर करें जो रिलेटिवली ईजी हैं, जिसमें टीचर का रोल कम है, जो कि इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर रट्टे वाली चीज़ें, इसलिए कह रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो अब वो हम इंशाल्लाह से आज शुरू कर रहे हैं, और इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए कि शुड टॉक द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द पीएमसी सिलेबस एज वेल एज टेक केयर ऑफ द इंजीनियरिंग। मैंने इसीलिए भी ऑर्गेनिक को टच किया कि जो सिलेबस हमारे हाथ में आया है उसमें इस हिस्से में हमारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स में फर्क नहीं है, और जहाँ होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो जो चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो मेडिकल वाले करेंगे और इंजीनियरिंग वाले, क्योंकि मेडिकल वालों का सिलेबस कम है, तो इंजीनियरिंग वालों में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो हम उन्हें अलग से कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई बच्चा ज़रा सा भी इस मामले में परेशान ना हो, और बेहतर है कि बिल्कुल भी ना हो। इस चीज़ को मुझ पर छोड़ दें। हर एक का जो टारगेट है उस सिलेबस के एतबार से टॉपिक्स की सीक्वेंस मेरी मुंतखब करदा होगी, लेकिन मैं एक एक चीज़ कवर कराऊंगा। पूरा मेरे पास प्लान है, पता है मुझे आज कितना कराना है, इसलिए अगर आप खामखी में इस बात की टेंशन लेंगे तो अपना टाइम लाएंगे, इसको मुझ पर छोड़े, भरोसा रखें इंशाल्लाह। और ये मेरा काम है कि मैं किसी का कोई टाइम ज़ाया ना हो, कोई चीज़ किसी की मिस ना हो, और कोई चीज़ कोई फालतू ना करना हो, ये सब मेरी जिम्मेदारी पे है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर इस बात का भी ख्याल रखना है, सब प्लान कर लिया है हमने कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमें आपको पढ़ानी पड़ेगी और वो इंटर के बच्चों ने अपनी रेगुलर सेशन में नहीं पढ़ी हुई है, या आसान बोर्ड वालों ने या ए लेवल वालों ने नहीं पढ़ी, तो उसे खुसूसी तवज्जो के साथ पढ़ाया जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी और उन बच्चों को भी ऐसा फील हुआ कि भाई सर ने तो अपने तौर पर पढ़ा दी लेकिन ये कुछ बनी नहीं बात, तो हम उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ाएंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि देयर आर 2 और 3 थिंग्स इन ऑर्गेनिक जो इंटर में रिड्यूस सिलेबस में कट गई थी, तो इसलिए आपने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ी हैं, लेकिन वो पीएमसी के सिलेबस में है, तो वो जाहिर सी बात है इंटर के बच्चे भी पहली दफा पढ़ेंगे और बाकी भी पहली दफा पढ़ेंगे। तो ये मैंने इसलिए कहा कि शुरू की ब्रीफिंग बता दूं। एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम दी रेफरेंस दे रहे हैं, दैट्स व्हाट सिलेबस हम अपने फॉलो करेंगे, और वो है चैप्टर 6 का हमारे इंटर के बोर्ड की किताब से, और ये टॉपिक कहलाता था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लिहाज से मैंने जैसे कहा ना, इसमें हमें एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, और इसमें ख़ास एडवांटेज ये भी है कि जिस पाए की ऑर्गेनिक इंटर में बच्चे पढ़ते हैं, आखान वाले भी या पीएमसी के सिलेबस में वापस आई है, वो आखान वाले भी और ए लेवल्स वाले भी उससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो उन्हें तो बहुत ही कंफर्ट फील होगा इस रीजन में इंशाल्लाह। और अगर कोई इक्का दुक्का चीज़ नहीं है तो वो मैंने पहले कह दिया कि टेक केयर ऑफ दैट। ऑर्गेनिक जल्दी से अगर हम ये ब्रीफिंग ले लें जो हमें यकीनन सबको आती होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। लफ्ज ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला है। अब ये हिसाब था जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, पुराना 200 साल पहले का, उसमें और तमाम दुनिया में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस थे हमने उन्हें इस बेस पर क्लासिफाई किया था कि वो किस सोर्स से हासिल होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस वी डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, वन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज एंड वन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग। लिविंग वाले को ऑर्गेनिक और नॉन लिविंग वाले को इनऑर्गेनिक का बड़ी सिंपल हिसाब था। तो इसलिए ओल्ड कॉन्सेप्ट्स मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स derived from living things, animal, plants, human beings सब आ गए इसमें।
और जो नॉन लिविंग थिंग्स वाले हुए वो ऑब्वियसली चले गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ तक तो कोई इतनी बुरी बात नहीं थी, और देखा जाए तो कमोपेश इस चीज को हम आज भी यूज कर रहे हैं। बट द ओनली डिजास्टर थिंग इन दिस कॉन्सेप्ट वाज ए थ्योरी कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। एक थ्योरी डेवलप हुई उस जमाने में, दैट इज एटलीस्ट 2 सेंचुरी बिफोर, 17th और 16th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा थी। और इस थ्योरी के मुताबिक ये नहीं था सिर्फ कि जो कंपाउंड लिविंग थिंग से मिले वो ऑर्गेनिक, और जो नॉन से मिले वो इनऑर्गेनिक, बल्कि इसमें एक इनपुट ये था कि वो कंपाउंड जो लिविंग सोर्सेज से हासिल हो रहे हैं, दे आर स्पेशल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, and different in the sense that they are prepared by some kind of mysterious force, which is vital force, which is beyond human control. इंसान के इख्तियार में नहीं, इंसान के कंट्रोल में नहीं है कि वो इन ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग्स वाले यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें खुद से सिंथेसाइज कर सके इन लेबोरेटरी, या उनके रिएक्शंस को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके। सो दिस वाज नॉट पॉसिबल। सो इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम ऑब्जर्वर हैं, सिर्फ ये देखें क्या हो रहा है, बस हम ना उसमें कोई इनपुट दे सकते हैं, ना डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, ना उन्हें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में हम सब कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो ये दो डिफरेंट केमिस्ट्रीज हो गई। यू कैन नॉट से कि दिस इज द सेम केमिस्ट्री और उसके दो हिस्से हैं, बल्कि यू शुड से दे आर टू डिफरेंट केमिस्ट्रीज, क्योंकि दोनों के रूल्स अलग हैं। सो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी नो वन कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in laboratory as some mysterious force is required for its preparation, which was beyond human control. ये थी वाइटल फोर्स। हम सब वाकई इसलिए समझते थे कि दो चार लोगों ने अपने तौर पर कोशिश की और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की, तो उन्हें कामयाबी नहीं हुई, तो ये आइडिया और स्ट्रॉन्ग 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 होता गया। हद ये हो गई कि इन 19th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, कॉन्सेप्ट ये था कि कोई इसकी कोशिश ही नहीं करता था। उन सब ने इस चीज को ऐसा पक्का बना लिया था कि भाई ये तो बन ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कोशिश ही नहीं करो, जो करनी है इनऑर्गेनिक करो। बट दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं था, और ये सिर्फ हमारी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी थी कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो भी हमने अटेम्प्ट किया उसमें हम बना नहीं पाए, वरना देयर वाज नो डिफरेंस ऑफ केमिस्ट्री प्रिंसिपल रूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों केमिस्ट्रीज में साइंस के लिहाज से, प्रिंसिपल्स के लिहाज से कोई फर्क नहीं था। दोनों एक जैसे रूल्स, एक जैसे लॉस के जरिए गवर्न होते थे। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बन सकते हैं तो ऑर्गेनिक भी बन सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम आर्टिफिशियल तरीकों से करा सकते हैं तो ऑर्गेनिक को भी करा सकते हैं। देयर वाज नो डिफरेंस। तो ये बैरियर हमारी बेवकूफ़ी से खुद ब खुद आया। तो इसलिए वी जस्ट नीड अ ब्रेक थ्रू, वी जस्ट नीड समथिंग टू हैपन जो हमारी इस गलतफहमी को दूर करे, एंड दैट वाज फाइनली डन इन 1828 बाय ए जर्मन साइंटिस्ट it was Bohler. Bohler, which was preparing an inorganic compound. ये basically एक inorganic scientist था और एक inorganic experiment कर रहा था, जिसमें वो दो chemicals, दो inorganic chemicals को मिलाकर एक और inorganic chemical बना रहा था। कोई कहीं से किसी जगह से भी organic की कोई ट्रिक नहीं खुली हुई थी, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उसे एक organic compound मिल गया। तो कहानी ये हुई कि the compound was ammonium sulfate एंड पोटाशियम सायानीड। ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नथिंग स्पेशल। और एक रूटीन का काम बोहलर कर रहा था कि इन दोनों को मिलाकर, उसका ख्याल था कि ये दोनों अपने अपने एनाइंस कैटाइंस एक्सचेंज करेंगे। पोटेशियम जो है वो अब सल्फेट से मिल जाएगा और अमोनियम सायानेट से मिल जाएगा। सो ही वाज एक्सपेक्टिंग दिस रिएक्शन टू अकर। अच्छा, अब इसमें पोटेशियम सल्फेट वाज अ नोन कंपाउंड ऑफ दैट टाइम, कॉमन सल्फेट था, लेकिन ये जो अमोनियम साइनेट था ये असल में एक ऐसा कंपाउंड होता जो उस जमाने में पहली दफा बनता। सो द टास्क ऑफ बोलर वाज टू प्रिपेयर दिस अमोनियम साइनेट। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं थी, कारण ऐसे कंपाउंड रोज बन रहे थे, रोज बेचारे से भी एक बन जाता।
तो दैट वाज एन ऑर्डिनरी कंपाउंड, लेकिन बनता पहली दफा, तो वो उसकी टास्क थी अमोनियम साइनेट बनाना। अब आज हमें पता है कि व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, उस बेचारे को तो काफी अर्से तक कंफ्यूजन रही। तो वो ये हुआ कि टू प्रिपेयर अमोनियम साइनेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नोबडी नोज हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट दीस टू सब्सटेंस। और हमेशा ऐसे ही होता है, रिसर्च करने वालों तो ये डिसाइड करते हैं ना कि व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सो वो डेलिबरेटली थोड़ा सा ज्यादा गर्म करते हैं और फिर उससे कम टेम्परेचर का अगर देखते हैं व्हाट मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सच ए कंपाउंड। तो उन्होंने इस कंपाउंड की प्रिपरेशन में जरा ज्यादा हीट कर दिया, तो हुआ क्या, अमोनियम साइनेट बना। और चूंकि आपने हीटिंग नहीं रोकी बिकॉज आपको पता ही नहीं था, तो अब अमोनियम साइनेट को जब हीट करते हैं तो इसके एटम्स अपना ऑर्डर चेंज करके ये चीज बनाते हैं। अगर आप नोटिस करें तो दी ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम साइनेट इज दिस न्यू कंपाउंड इज सेम। दोनों में 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन है। So there is no change in the atom, but the composition or the arrangement of atom is changed. Number of atom में या फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक और अमोनियम साइनेट, इनऑर्गेनिक, और ये कंपाउंड वाज अ फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इट्स ऑर्गेनिक। तो जरा सा ये अमोनियम साइनेट गर्म हुआ और इसने अपने आप को यूरिया में चेंज कर लिया। तो जब हमने ये रियलाइज किया तो हमने कहा हम तो वो पता नहीं कौन सी वाइटल फूड थ्योरी का बैरियर सर पर थामे हुए थे। टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज और फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इट वाज सो इजी कि आपने सिर्फ हीट किया और वो बन गया। अब ये इसलिए उससे पहले नहीं हो सका था, वोलर की किस्मत में आया कि अमोनियम साइनेट ही किसी के पास नहीं था, तो पहली दफा बना और पहली दफा में काम हो गया। सो सीक्वेंस ये थी कि अमोनियम साइनेट ही इन दोनों के रिएक्शन से बनता है, लेकिन अगर वो जरा सा हीट कर दें तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो वोलर ने चूंकि हीट कर दिया था तो उसे डायरेक्ट यही यूरिया मिला, और उसने देखा कि अब मेरे पास एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर लिहाज से इसका केमिकल एनालिसिस करके देखा गया कि वो यूरिया ही है और बना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो इससे ये साबित हुआ कि वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो रॉन्ग है। इस तरह यूरिया बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन लेबोरेटरी में बनाया गया। ये बहुत अहम क्वेश्चन अमूमन पूछते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जो पहली दफा लेबोरेटरी में बनाया गया था, इट वाज यूरिया। और साइंटिस्ट का भी नाम याद है तो कोई लफ्ज नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब इससे सारा सिनेरियो चेंज हो गया और हमने देखा कि अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे। तो हमने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हमने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जो है वो रिव्यू किया और वो बन गया। अब क्या भाई, अब ये तो काम खत्म हो गया ना। अब तो ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं और सिर्फ लिविंग थिंग से ही मिलते हैं भाई, और किसी से नहीं मिल सकते। नो, अब पता ही चला कि यस, organic compounds are originally those compounds which are derived from living organism, but you can prepare these organic compounds from the non-living sources as well. So there is no barrier between organic and inorganic sources. दोनों एक दूसरे के कंपाउंड्स में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए अब ये एक ही केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं जिसमें आप सिर्फ अपनी सहूलत के लिए नाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यूज कर लें, ये बताने के लिए कि कौन किस किस्म के सोर्सेज से नेचुरली हासिल होता है। बट केमिकली और आर्टिफिशियली यू कैन प्रिपेयर एनीथिंग फ्रॉम एनीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब हमने ये एक इस लिहाज से देखा जाए तो फिर वो तो अब मतलब ऑर्गेनिक की अहमियत थोड़ी कम हो गई। लेकिन अब एक और जबरदस्त बात नजर आई। अब जब हमने नोटिस किया तो पता लगा वो सारे कंपाउंड जिनका ओरिजिन लिविंग थिंग है और जो अपने सोर्स के एतबार से ऑर्गेनिक है, उनमें एक और बहुत ही कॉमन फीचर है। और वो कॉमन फीचर ये है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स में कार्बन एक नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर लाजमन मौजूद होता है। सो दे आर ऑल कार्बन कंपाउंड्स। एक तो ये बात सामने आ गई, और भी साथ में एलिमेंट है वो इन आउट हो रहे हैं, कभी हैं कभी नहीं, लेकिन कार्बन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। इसका मतलब है ऑर्गेनिक का या लिविंग सोर्सेज का और कार्बन का कोई आपस में जबरदस्त किस्म का कनेक्शन है, नंबर 1। लेकिन इससे बढ़कर एक और बात सामने आई, और वो ये आई कि जिस दिन से ये अमोनियम साइनेट से यूरिया बना और ये बैरियर खुला, बैरियर हटा और ये गेट खुला कि भाई आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, और फिर हर एक ने बनाने की कोशिश शुरू की, तो विद इन ए सेंचुरी, यानी फ्रॉम 1828 टू 1928 कह लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में ये कंपाउंड्स हमने बनाए या लिविंग थिंग्स से सेपरेट किए कि इनकी तादाद में एबनॉर्मल इजाफा हो गया। और अब ठीक तकरीबन 200 साल बाद 2021 में अगर मैं आपको फिगर बताऊं
तो दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 500 मिलियन। ये इससे ज्यादा हो सकते हैं कि मेरी मालूमात थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो 500 मिलियन का मतलब है 50 करोड़ उर्दू में कहें तो। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसके मुकाबले में सिर्फ 0.2 मिलियन है, कहते हैं 2 लाख। सो यू कैन सी द कंपैरिजन। The compounds which are directly or indirectly obtained from living things and they contain carbon as a necessary constituent are 500 million, and the rest of the compounds which are obtained from purely inorganic sources and they have any elements, जो कोई भी हो सकता है, वो सिर्फ 0.2 मिलियन है। तो अब मामला जो है ये हो गया कि सिर्फ ये देखते हुए कि ये नंबर बहुत ह्यूज हो गया है and needs separate attention, that's why we decided कि हम इस केमिस्ट्री को सिर्फ इस वजह से कि इनमें कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है और इनमें एक यूनिकनेस है कि दे ऑल कंटेन्स कार्बन, इन्हें अलहदा पढ़ते हैं एज कार्बन कंपाउंड्स, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को अब इसलिए अलहदा पढ़ते हैं कि उनकी तादाद कम है तो उनको अलग तवज्जो दें, इनको अलग तवज्जो। अब इनकी केमिस्ट्री में, इनके रूल्स में कोई फर्क नहीं है। सो दैट्स व्हाई नाउ मॉडर्न कांसेप्ट इज द स्टडी ऑफ कार्बन compounds. That's the most simplest way to define organic chemistry, organic compounds. हम इसको और ज़्यादा इलेबरेट करेंगे जब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में और अच्छी तरह जान लेंगे, लेकिन फिलहाल और वैसे सबसे बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव वे से डिफाइन करने का इस स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यस, देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर फ्यू थिंग्स के इसका ये नहीं है मतलब कि कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक है। बहुत स्मॉल सी फ्रैक्शन है कार्बन के कुछ कंपाउंड्स की, ये 500 मिलियन है ना, तो वो कुछ 100 है, यानी 500 के करीब कंपाउंड होंगे जो कार्बन के हैं और इनऑर्गेनिक है। सो स्मॉल फ्रैक्शन इज एक्सेप्शन, लेकिन वो 500 मिलियन के सामने सिर्फ 500 की तो कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हम रफली स्पीकिंग कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स। तो अब अगर आपके जहन में आए कि व्हाट इज दी ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड दो कंडीशंस पूरी करेगा। नंबर 1, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी लिविंग थिंग से हासिल हुआ है। नंबर 2, उसमें कार्बन लास्ट में मौजूद है। ये दो कंडीशंस हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी करता है। सो अब ये देखते हुए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ह्यूज इन नंबर, हमने कहा हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि 500 मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है। सो साइंस हमेशा से ही काम करती है कि नंबर से नहीं घबराना। वो ये देखते हैं कि कितने बड़े नंबर को किसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए सिस्टमैटिकली, और फिर इस तरह से पढ़ा जाए कि कम एफर्ट करके ज्यादा हिस्से को कवर किया जाए, जो कि हम बड़े बड़े सब करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि उस अकेले में 500 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड बना लिए हैं जो कि बाकी नहीं कर सकते। इसका मतलब कार्बन में कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ उसमें है, बाकी में नहीं है। सो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? सो वो प्रॉपर्टी जो कार्बन के इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की जिम्मेदार है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स due to which their atoms link together to form long chains of atoms of different shapes. पहली बात तो ये हो गई कि इस डेफिनेशन में जो कुछ भी कहा गया उसका बराह रास्त कार्बन से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा गया ये एबिलिटी तमाम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में है कि उनके एटम्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और एटम्स की चेन्स बनाते हैं डिफरेंट शेप्स में। ओके, सो नॉन मेटल्स सिर्फ पी ब्लॉक में है। नॉन मेटल्स में जाहिर सी बात है इन नॉन मेटल्स में नोबल गैसेस शामिल नहीं होंगी क्योंकि उनके तो एटम बॉन्ड बनाते ही नहीं। सो दे आर
They may be non-metals of group 7, halogens, non-metals of group 6, oxygen family, non-metals of group 5, nitrogen family, non-metals of group 4, carbon family. तो अब हमें ये पता है कि अगर एटम नॉन मेटालिक एटम आपस में मिलते हैं तो इसकी तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है H2, ये वो भी नॉन मेटल्स में ही है, तो वो अपने ही एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। मेटल ऐसा नहीं करते। मेटल्स में आपने नहीं सुना कभी कि दो मेटालिक एटम मिलकर डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाए, सोडियम सोडियम से मिलकर Na2 बना लें, ऐसा नहीं होता। तो ये सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए है। लेकिन अब इससे आगे भी तो है ना, ये एटम्स लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, यानी बहुत सारे एटम एक चेन में मिलते हैं। तो याद रहे, चेन बनाने के लिए जरूरी है कि एक एटम की वैलेंसी कम अज कम 2 हो, ताकि उसके एटम, फर्ज कर लें एक एटम है ए, अगर वो ए सारे आपस में मिलकर एक स्ट्रेट चेन बनाए तो आप आसानी से देख सकते हैं, टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ चेन एन एटम मस्ट बी अटैच्ड विद फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम राइट साइड, और इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कम अज कम 2 होनी चाहिए। तो जिन नॉन मेटल्स की वैलेंसी 1 है वो चेंज नहीं बना सकते। हेलोजेंस की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, वो आउट हो गए। अब रह गया ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 4। तो जब आपको ये अंदाजा हो गया कि वैलेंसी इज सो इम्पोर्टेंट इन कैटिनेशन, इन फॉर्मेशन ऑफ चेन्स, तो अब जिस नॉन मेटल की वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी उसमें चेन बनाने की वैरायटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन ग्रुप 6 वालों की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन ग्रुप 7 वालों की वैलेंसी 3 है, और कार्बन ग्रुप 4 वालों की वैलेंसी 4 है। तो फिर कौन जीता? 4 वाले। तो ग्रुप 4 वालों में कैटिनेशन की एबिलिटी सारे नॉन मेटल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, और ग्रुप 4 में 2 नॉन मेटल हैं, कार्बन और सिलिकॉन। तो अगर कैटिनेशन या ये प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ डिफरेंट शेप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 500 मिलियन कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन, तो ये प्रॉपर्टी तो सिलिकॉन में भी है और कार्बन में तो है ही है। तो फिर सिलिकॉन के कंपाउंड्स भी इतने ज्यादा होने चाहिए, वो तो नहीं है, वो तो फ्यू थाउजेंड है मुश्किल से। सो फिर ये क्या बात हुई, जब दोनों में एक जैसी एबिलिटी है तो एक इतना आगे और एक इतना पीछे क्यों हो गया? तो उसका जवाब सिंपली है कि यस, दोनों की एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑलमोस्ट बराबर है। कार्बन को बहुत स्लाइट सा एज है अपने स्मॉल साइज का, बट दैट डजंट मेक एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हम दोनों की एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन को एक जैसा कह सकते हैं। देन व्हाई कार्बन हैज such a large number of compound as compared to silicon? The reason is, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कंपाउंड ऑलरेडी बाय नेचर बने बनाए तमाम लिविंग थिंग्स में मौजूद हैं। इन 500 मिलियन में से सारे हमने बनाए नहीं हैं, इसमें से बड़ी तादाद उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी मौजूद थे नेचुरली, और हमने उसे उनसे सेपरेट किया है। इस तरह हमारे पास लाखों और करोड़ों की तादाद में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो प्रीपेयर्ड हालत में नेचुरली हमारे पास थे, और फिर हमने उनसे रिएक्शन कर करके और कंपाउंड्स बना लिए। तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल की बहुत जबरदस्त वैरायटी थी, इसलिए कार्बन के नए नए कंपाउंड बनाना आज भी बहुत आसान है और कुछ अरसे से बहुत ही आसान हुआ है। तो ये रोजाना की तादाद बुनियाद पर कहते हैं, इस तादाद में थाउजेंड्स का इजाफा होता चला जा रहा है, इसलिए कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में स्टार्टिंग मटेरियल है मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स से मिला हुआ, और हम धड़ाधड़ बना रहे हैं। सिलिकॉन में ऐसा कुछ नहीं है। सिलिकॉन के नेचुरल कंपाउंड बहुत थोड़े से थे। अब इनसे जो कुछ भी काम लेना है वो हमने खुद लेना है, यहाँ हमें जीरो से स्टार्ट लेना है, सब खुद बनाना है। और ये बात कि कैटिनेशन क्या होती है और हम किन एलिमेंट्स में कैटिनेशन को मैक्सिमम देखते हैं और इसे कैसे यूज करके अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है, ये टेक्नोलॉजी अभी मुश्किल से हाफ सेंचुरी ओल्ड है। ये पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा रैपिड इंक्रीज आया है इसमें, और अब हम सिलिकॉन पे तवज्जो दे रहे हैं। तो सिलिकॉन की केमिस्ट्री नाउअडेज सबसे ग्रोइंग केमिस्ट्री है, धड़ाधड़ अब सिलिकॉन के कंपाउंड बन रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस चीज को आप जीरो से शुरू करेंगे तो उसे मिलियंस तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगेगा, और जो पहले से ही इतनी बड़ी तादाद में था ऑब्वियसली वहां आपको एक ऐसा है। तो सिलिकॉन से बिल्कुल उतने ही कंपाउंड बन सकते हैं जितने कार्बन ने बनाए हुए हैं, और हम ये काम आजकल कर रहे हैं, और सिलिकॉन के भी धड़ाधड़ कंपाउंड बन रहे हैं, और सिलिकॉन केमिस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हो सकता है इन फ्यूचर
हम और कह रहे होंगे केमिस्ट्री में 3 केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सिलिकॉन केमिस्ट्री। तो इसलिए ये हरगिज भी ना कहिएगा कि सिलिकॉन किसी लिहाज से कैटिनेशन में पीछे है। हाँ, उसके कंपाउंड क्योंकि हमें खुद बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए भी उनमें काम करेंगे। सो अब कार्बन इस कैटिनेशन की वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, और जब इसकी चेन्स बनती हैं तो इसमें ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड होता है। अब ये भी समझ लीजिए कि कार्बन बड़ा वीआईपी एलिमेंट है, हर एक के साथ तो मिलता भी नहीं है। सो चंद सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ इन चेन्स में आकर अटैच होते हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो वो पार्टनर्स कौन कौन है? कार्बन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कॉमन पार्टनर है हाइड्रोजन। इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा कि yes there are few compounds जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता। So hydrogen is not present in 100% compound, but carbon is in 100% compound. तो अब चूंकि हाइड्रोजन तकरीबन सब कंपाउंड्स में है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक ये भी लेते हैं कि इट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है या उनसे डिराइव किए गए हैं। तो हाइड्रोजन इज वेरी कॉमन पार्टनर। उसके अलावा जो दूसरा सबसे कॉमन पार्टनर है वो है ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर है हेलोजन। ये तीन कार्बन के साथ जो पार्टनर है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, दे आर दी मोस्ट कॉमन एंड प्रोमिनेंट पार्टनर्स। और जो इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं अमूमन इंटर लेवल तक, उसमें हम इन्हीं पार्टनर्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे सिलेबस में भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नंबर 1 वो कैटेगरी है जो हाइड्रोकार्बन्स कहलाती है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड। नंबर 2 वो कैटेगरी है जिसमें ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप या ऑक्सीजन के एटम भी शामिल है। और नंबर 3 वो जिसमें हेलोजन शामिल है जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो ये तीनों को हमने डिटेल से पढ़ना है। जबकि चौथे नंबर पर जिस एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं वो है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का भी हमारे सिलेबस में तस्करा है, और नाइट्रोजन की भी कुछ एग्जाम्पल हमें पढ़नी है, लेकिन इसके रिएक्शन या इसकी प्रॉपर्टीज हमने नहीं पढ़नी। ए लेवल वाले पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ना पीएमसी के सिलेबस में है और ना हमारे सिलेबस। तो हमारा नाइट्रोजन से सिर्फ नो हाउ रहेगी, इसके कंपाउंड्स के नाम हमें आने चाहिए, बट इनके रिएक्शंस और इनकी दीगर बातें हमें नहीं पढ़नी। जबकि इसके अलावा सल्फर और फास्फोरस भी वो एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। इक्का दुक्का जगह हम इनको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, लेकिन इनके बारे में कोई डिटेल हमें नहीं पढ़नी। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट विंग हमारा है। तो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उन पर हमें फोकस करना है। तो अब हमारी पहली बात, हमेशा की तरह ऑर्गेनिक पढ़ने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि चूंकि ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं और इनके सबसे इम्पोर्टेंट इशू है हम इन कंपाउंड्स को कैसे पहचानेंगे, इनके नाम कैसे देंगे, उन नामों से इन्हें रिकग्नाइज कैसे करेंगे। तो इसलिए जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं सबसे पहला काम ये होगा कि जिस एरिया को आपने कवर करना है, जिन कंपाउंड्स को जो आपकी डोमेन है उसका आप सबसे पहले करेंगे नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब है सिस्टम ऑफ नेमिंग। सिस्टम ऑफ नेमिंग यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो सिस्टमैटिक तरीके से नाम दिए गए हैं उसकी बात। अच्छा, अब टोटल 3 इस सिलसिले में सिस्टम्स हैं या तरीके हैं जिसे हम अपने बुक में फॉलो करते हैं और अपने सिलेबस में फॉलो करते हैं। उसमें से पहला कहलाता है ट्राइवियल सिस्टम, दूसरा कहलाता है कॉमन नेमिंग, और तीसरा कहलाता है IUPAC नेमिंग। ट्राइवियल नेमिंग वो नाम है जो उस जमाने में दिए गए थे जिस जमाने में ऑर्गेनिक का ओल्ड कॉन्सेप्ट चलता था। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम जानते थे वो तादाद में बहुत ही कम थे, इसलिए हमने उनके नाम देने को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई कि उनका कोई सिस्टम बनाए। जिस कंपाउंड को जो साइंसदान डिस्कवर करता था अपनी मर्जी से उसका नाम रख देता था, तो वो सारे नाम याद रखने वाले थे। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं,
अब उसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं थी, कोई ना कोई हिस्टोरिकल रीजन था। तो अब ऐसे नाम वक्त के साथ साथ ऑब्सलीट हो गए। तो जब हमने सिस्टमैटिक नेम आए तो क्यों रट्टे वाले नाम इस्तेमाल, तो आहिस्ता 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 उन नामों को अब यूज नहीं करते। मगर कुछ नाम ऐसे हैं जो ऐसे कंपाउंड्स के हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कि हमें उनका वो नाम ज्यादा अच्छा लगता है और सिस्टमैटिक नेम इतना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे कंपाउंड्स के ट्राइवियल नेम इंटर बोर्ड के अंदर और पीएमसी के सिलेबस के अंदर हमारे लिए हैं और हमें याद होने चाहिए। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 12-15 है, और उनका तस्करा जैसे जैसे आता है मैं उन्हें पॉइंट आउट करता हूँ ताकि आपको खास तौर पर ये रट्टे लगाने की जरूरत ना पड़े। तो आसान और कम है तो ये हम बता देंगे। इसी तरह फिर आया कॉमन नेमिंग। ये वो पहला सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर था जो हमने 19th सेंचुरी के एंड में शुरू किया था और अर्ली 20th सेंचुरी तक चलता रहा। लेकिन ये हमने जिस जमाने में डेवलप किया था, वी हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ कैटिनेशन कार्बन कैन एग्जिबिट और कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। इसलिए हमने इसमें जो रूल्स डिजाइन किए थे वो रूल्स कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स में मार खा गए। तो ये फ्लॉप सिस्टम है। तो फ्लॉप है तो वैसी बात है, उसको क्यों यूज करेंगे। तो इसका भी वही स्टोरी है कि इससे जो कुछ नाम हमने दिए हैं वो नाम इस वजह से कि वो अभी भी इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी आने चाहिए, हमारे सिलेबस की डिमांड है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले सिस्टम ऑब्सोलीट होने की वजह से हमें पूरे नहीं, सिर्फ पार्शियली इनकी सिर्फ उस हिस्से को पढ़ना है जो हमें सिलेबस में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिए हुए हैं, और वो हम साथ साथ बता देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। जो एक्चुअल सिस्टम है जो पूरी तफसील से और असल में हमें पढ़ना है वो आईयूपीएसी। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है और इसी के बारे में हम हर चीज देखेंगे। तो IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, ये हो गया सर। तो अब इसका मतलब है हम एक बहुत, ये बहुत बड़ा हिसाब था नॉर्मल पैसे जब हमने नॉर्मल रूटीन में पढ़ा, जितना हमने पढ़ना था, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 7 वीक्स, 6 to 7 वीक्स। तो ये तो हमारे पास 6 to 7 डेज में उसी से निकलेंगे। तो इसलिए अब आपको इसमें खुद कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये वो हिस्सा है। देखिए ट्राइवल और कॉमन में ये सिर्फ हमारे इंटर बोर्ड वाले, फेडरल बोर्ड वाले जो है ये फोकस करते हैं कि थोड़े थोड़े ट्राइवल और कॉमन में भी बच्चों को आने चाहिए। जो खासतौर पर ए लेवल वाले उनकी सिलेबस में रिस्ट्रिक्ट होती है कि वो सिर्फ IUPAC नेम यूज करते हैं, तो ये हिस्सा उनके लिए जरूरी है। तो मैं उनको कराऊंगा ही कराऊंगा ना। लेकिन ये हिस्सा IUPAC जो असल है ना, ये सबका कॉमन है, सबने किया हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अब आप सब अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसको रिव्यू करके रखेंगे। तो इससे मुझे ये फायदा होगा कि अगर मैं इसे जल्दी कराना है जल्दी, तो किसी को परेशानी नहीं होगी, नंबर 1। और मैं साथ साथ इसकी कुछ एग्जाम्पल्स वर्कशीट के तौर पे दूंगा ताकि आप अपने आप को जब प्रैक्टिस में इन करेंगे तो फिर ये और अच्छा हो जाएगा। विदाउट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉमेनक्लेचर IUPAC इन दोनों की कोई खास अहमियत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ट्राइबल और कॉमन सिर्फ हम इस नियत से करेंगे कि कहीं कहीं कोई एक आधा MCQ इनका आ गया तो भाई देख लें, लेकिन असल चीज पूरी ऑर्गेनिक को होल्ड करने वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर ही है। सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम रिएक्शंस की बात करेंगे, जब हम कोई भी थ्योरी का टॉपिक पढ़ेंगे, हम इन्हीं नामों से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेफरेंस देंगे। अगर हमें वो नाम से कंपाउंड क्लिक नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं। सो अब हम स्टार्ट लेंगे इन कमिंग लेक्चर फ्रॉम दी नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यही है। और हाइड्रोकार्बन्स में 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। इनको हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे ना कमिंग लेक्चर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब क्योंकि आपकी क्लासेस को इतने दिन हो गया, टॉपिक्स भी हमने इतने पढ़ा लिए कि अब हम आपका भी एक जो हमने टाइम टेबल में लिखा हुआ है, एक वीकली टेस्ट होगा। और उस वीकली टेस्ट में तमाम सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स वालों के लिए मैथ्स और अ लिटिल इंग्लिश क्वेश्चन, ये सबके क्वेश्चंस होंगे। और प्राइमरीली इसका मकसद ये होगा कि उस वीक में जो कुछ आपने पढ़ा है उसी से रेलेवेंट हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। तो केमिस्ट्री के 15 सवाल होंगे। और इस पहला टेस्ट हम सैटरडे को ले रहे हैं, होना आज चाहिए था लेकिन अब वो अनाउंस भी नहीं था और हमारी चीजें भी पूरी नहीं थी। तो अब सब चीजें हो चुकी, तो अब सैटरडे को पहला टेस्ट होगा आपका, और उसमें केमिस्ट्री के अंदर हम
ये तो अब शुरू किया हुआ है हमने ऑर्गेनिक वाला हिस्सा, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से जो कुछ हमने किया है वो हमारा टॉपिक होगा, उससे हम आपको एमसीक्यूज इंशाल्लाह, ठीक हो गई बात। तो ये अब हमारा कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह ताला टेस्ट में हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्लाइड्स में भी आपसे शेयर कर लूंगा।